चुप रहो। हेलो।
Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन देख पा रहे हैं? चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने स्कैनएफ पढ़ लिया, सारी वेराइटीज पढ़ ली, वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट मेजर टॉपिक, which is data types in C language. Okay, अब आप अगर इस टाइटल पे ध्यान से देखें डेटा टाइप्स, तो क्या डेटा टाइप्स अपने नहीं पढ़ी हैं कि पढ़ ली हैं? बताइए। अगर आप अपने पिछले 3 से 4 लेक्चर्स रिकॉल करें तो डेटा टाइप वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं या सुन चुके हैं? सुन चुके हैं, राइट? लेकिन आपको जितनी डेटा टाइप के बारे में मैंने बताया है, आपने सिर्फ 3 डेटा टाइप के नाम सुने, एक इंट, एक कैर और एक फ्लोट। बट मैं आपके नोटिस में डाल दूं, सी के पास 3 नहीं 9 डेटा टाइप्स का कलेक्शन अवेलेबल है। सी लैंग्वेज के पास सिर्फ 3 डेटा टाइप्स नहीं है, टोटल 9 डेटा टाइप्स का कलेक्शन अवेलेबल है। समझ आ रही है मेरी बात? टोटल 9 डेटा टाइप्स का कलेक्शन सी लैंग्वेज के पास अवेलेबल है। अब आज और अगले लेक्चर में 2 दिन तक हमें एक्सप्लोर करना है ये 9 डेटा टाइप्स क्या हैं और कैसे आप इन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात? ये 9 डेटा टाइप्स क्या हैं और आप कैसे वाया प्रोग्रामिंग इन्हें कर सकते हैं एक्सेस। ओके, चलिए। तो अब इसे समझने के लिए एक कंप्लीट टेबल की जरूरत हमें पड़ेगी। फाइन, टेबल के अंदर हम लोग 4 कॉलम्स लेंगे। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम। कॉलम्स के टाइटल डाल दूं। जो पहला कॉलम है उसमें है डेटा टाइप का नाम, जिस नाम की डेटा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। जो दूसरा कॉलम है दैट इज साइज, किसमें? बाइट्स में। जो तीसरा कॉलम है दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी कॉलम है दैट इज RANGE, दैट्स रेंज। ठीक, शुरू करते हैं सबसे बेसिक और कॉमन डेटा टाइप से, दैट इज द डेटा टाइप इंटीजर। चलिए शुरू करते हैं इंटीजर्स की कहानी। सबसे पहली टाइप इंटीजर के अंदर है जिसे सी में अपन लोग बुलाते हैं इंट। याद रखिएगा, आप इसे इंट भी बुला सकते हैं और याद रखिएगा इसका दूसरा ऑल्टरनेट नाम है, आप इसे साइंड इंट भी बुला सकते हैं। इंट कह लें या साइंड इंट कह लें, बात बराबर है। साइंड शब्द का मतलब होता है
आप इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की वैल्यूज रख सकते हैं। आई रिपीट, साइंड कीवर्ड होता है और साइंड कीवर्ड का मतलब होता है आप इस तरीके के वेरिएबल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की वैल्यूज को रख सकते हैं। हालांकि साइंड लिखना ऑप्शनल होता है, आप सिर्फ इंट लिखेंगे तो भी कंपाइलर के लिए इंट का मतलब साइंड इंट के बराबर ही होगा। समझ आ रही है बात? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया? तो अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूजर से टेम्परेचर लेना है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए टेम्परेचर होल नंबर्स में है, तो सबसे बढ़िया डेटा टाइप टेम्परेचर रखने के लिए आप यूज करें साइंड इंट। सबसे बढ़िया डेटा टाइप टेम्परेचर रखने के लिए है, आप यूज करें साइंड इंट, राइट? क्योंकि साइंड नेगेटिव भी रख पाएगा और साइंड पॉजिटिव भी रख पाएगा। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप मुझे बताइए साइंड इंटीजर की साइज कितनी होती है मेमोरी में? जल्दी बताएं, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स अटेंड करें हैं तो इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट लेता है? वेरी गुड, 2 बाइट। लेकिन याद रखिएगा ये जो 2 बाइट है ये सिर्फ टर्बो कंपाइलर के लिए है, ये सिर्फ टर्बो कंपाइलर के लिए है। जो दूसरा पॉपुलर कंपाइलर मार्केट में है जिस कंपाइलर का नाम है जीसीसी, याद रखिएगा यहां यही इंटीजर 2 की जगह होंगे 4 बाइट के। 2 बाइट ये टर्बो में है, लेकिन जीसीसी में ये 2 की जगह स्पेस लेते हैं मेमोरी में 4 बाइट की। सो इन टर्बो इंटीजर्स आर ऑफ 2 बाइट while in GCC they are of 4 बाइट। अभी फिलहाल याद रखिएगा मैं आपको टर्बो कंपाइलर के हिसाब से चीजें पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं जीसीसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। तो मैं आपको जितनी भी बातें अभी बताऊंगा वो टर्बो के लिए बताऊंगा, जीसीसी के लिए बात हम अलग से करेंगे। बट आपको फर्स्ट टाइम बता दिया मैंने, आपको कई जगहों पर इंटरनेट पे या बुक्स में लिखा हुआ दिखेगा इंटीजर 4 बाइट के होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इस बात से कि सर ने बताया 2 बाइट, बुक में लिखा है 4 बाइट। बुक में अगर लिखा है तो बुक टीसी कंपाइलर को फॉलो नहीं कर रही होगी, वो फॉलो कर रही होगी जीसीसी को। हम लोग टीसी पे हैं फिलहाल, तो हमारे लिए इंटीजर की साइज होगी 2 बाइट की। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर का, बताइए फटाफट। वेरी गुड, 2 होते हैं। आपको एक पता है %d, एक और होता है %i। %i कम यूज होता है, कम पॉपुलर है, इसलिए बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। मैक्सिमम लोग एक ही स्पेसिफायर जानते हैं इंटीजर के लिए, एंड दैट इज %d। जबकि इंटीजर के लिए स्पेसिफायर 2 हैं, %d भी है और %i भी है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ू? चलिए, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, RANGE, दैट इज रेंज। इंटीजर की रेंज कितनी होती है सी लैंग्वेज में? तो आप मुझे बताइए मैथ्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? फटाफट बताइए, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? नहीं है ना इसका कोई जवाब? क्या है? मैथ्स में तो आप यही बोलेंगे ना, इनफाइनाइट, राइट? यानी मैथ्स की तरफ से कोई सबसे बड़ा और सबसे छोटा इंटीजर नहीं बनाया गया। बट सी लैंग्वेज में याद रखिएगा, सी ने अपनी हर डेटा टाइप की एक लिमिट, एक सीमा तय कर रखी है, और आप इससे बड़ी वैल्यू इस डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। आप इससे बड़ी वैल्यू इस डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। तो सी ने इंटीजर्स के लिए जो लिमिट तय कर रखी है वो है -32768 से लेकर 32767 तक, राइट? ये किसकी लिमिट है? ये टर्बो कंपाइलर की लिमिट है फॉर साइंड इंटीजर और इंटीजर। अब आपको लग रहा होगा सर इस लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब ये है कि आपने अगर इंट टाइप का कोई वेरिएबल लिया है
तो वो मिनिमम वैल्यू जो अपने अंदर रखेगा, सबसे छोटी वैल्यू जो रखेगा वो होगी -32768, और सबसे बड़ी वैल्यू जो वो रख पाएगा वो होगी 32767। अब ये चिंता मत कीजिएगा सर ये लिमिट आई कहां से, इसका फॉर्मूला है जो आप आगे सीखेंगे। अभी बस इतना सुन लीजिए, ये लिमिट है जैसे एटीएम से एक दिन में एक अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट होती है, आपके बाइक के, आपके कार के पेट्रोल टैंक की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा पेट्रोल आप उसमें नहीं भर सकते। बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज के अंदर हर डेटा टाइप की एक सीमा, एक लिमिट, एक रेंज है, और उससे बाहर की वैल्यूज वो डेटा टाइप नहीं रख सकती। इंटीजर के लिए जो लिमिट तय की गई है वो लिमिट तय की गई है -32768 से लेकर 32767 तक। बताइए समझ आई मेरी बात? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब आता है एक इंटरेस्टिंग सवाल, और सवाल ये है कि अगर हम लिमिट को क्रॉस करेंगे, अगर हम लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सी लैंग्वेज क्या करेगी? तो 10,000 तो रख सकते हैं ना? हाँ, 1,00,000 लेना हो तो कैसे लेंगे बताता हूं मैं भी, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, बता रहा हूं मैं आपको भी। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा? तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा? तो सबसे पहले आप आज के लेक्चर में एक नई चीज और सीखिए। सपोज करिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल लीजिए ए, और इस वेरिएबल के अंदर आप एज अ प्रोग्रामर मुझे 25 डालकर दिखाइए। आप एज अ प्रोग्रामर इस वेरिएबल में 25 डालकर दिखाइए। गौर कीजिए, अगर आप कहते हैं scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, तो आप मेरी बात शायद गलत समझ रहे हैं। scanf के जरिए प्रोग्रामर वैल्यू डालता नहीं है, scanf के जरिए प्रोग्रामर यूजर से वैल्यू लेता है। मैं बात कर रहा हूं मुझे इनपुट नहीं लेना है, मुझे खुद एज अ प्रोग्रामर वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालनी है। तो जब हम एज अ प्रोग्रामर वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो याद रखिएगा हम इस लाइन को ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं a = 25। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये इज इक्वल टू कौन है, तो आप मुझे जवाब देंगे इस इज इक्वल टू का नाम है सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर। इस इज इक्वल टू को सी में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए हम प्रोग्रामर किसी भी वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हैं। यानी वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करने के सी आपको दो तरीके देती है। एक तरीका है ये जो आप पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, दैट इज scanf। scanf क्या करता है? जल्दी बोलिए, scanf क्या करता है? scanf यूजर से इनपुट लेता है। scanf का काम है इनपुट लेना। और अगर मैं आपसे बोलूं ये लाइन क्या कर रही है, तो इसे आप इनपुट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ये लाइन ए वेरिएबल को कर रही है इनिशियलाइज। किससे इनिशियलाइज कर रही है? प्रोग्रामर की तरफ से दी गई वैल्यू 25 से। अब ये मत सोचिएगा सर इनमें अच्छा कौन है, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, प्रोग्रामिंग की जरूरत पे डिपेंड करता है। हमें कई बार इनपुट लेना पड़ता है और कई बार खुद हमें वेरिएबल को करना पड़ता है इनिशियलाइज। जैसे अगले वीक आपकी प्रोग्रामिंग जब होगी तब मैं आपको एक प्रोग्राम बनवाऊंगा जिसमें यूजर से सर्कल का रेडियस लेंगे और हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सवाल दोबारा सुनिए, यूजर से सर्कल का रेडियस लेंगे और हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। आप मुझे बताइए अगर यूजर से रेडियस लेंगे तो ये काम असाइनमेंट करेगा कि ये काम scanf करेगा? ऑब्वियस सी बात है scanf करेगा क्योंकि ये इनपुट हो गया। लेकिन जब हम एरिया निकालेंगे तो πr² का फॉर्मूला तो हम लिखेंगे ना, πr² तो हमें लिखना होगा ना, और तब हम एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो प्रोग्राम की जरूरत के अनुसार कई बार scanf और कई बार असाइनमेंट हमें लेना पड़ता है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का अपना अपना रोल होता है। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब हम रेंज क्रॉस करेंगे तब सी लैंग्वेज क्या करेगी। तो याद रखिएगा, चाहे आप scanf लें चाहे आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएं, अगर आप रेंज क्रॉस करते हैं, कौन सी रेंज, मैं फिर याद दिला दूं आपको, इंटीजर की रेंज है
-32768 से लेकर 32767 तक। अब अगर आप इस रेंज को क्रॉस करते हैं तो सी क्या करती है, ये आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं। ध्यान से देखिएगा। इमेजिन करिए आपने एक इंटीजर वेरिएबल ए लिया और आपने ए के अंदर वैल्यू डाली 32768। गौर करिए, जब आप इसे प्रिंटफ से प्रिंट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए हम रेंज के अंदर हैं कि रेंज के बाहर हैं? हम रेंज के अंदर हैं कि रेंज के बाहर हैं? हम रेंज के बाहर हैं। फिर भी गौर करिए, फिर भी गौर करिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, कोड आपका रन करेगा। स्टिल कोड विल रन। हम भले ही रेंज के बाहर हैं बट प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, कोड अभी भी रन करेगा। लेकिन जब आप ए को डिस्प्ले करेंगे तो सरप्राइजिंगली आपको आंसर मिलेगा -32768। आपने तो दिया है 32768, कंपाइलर आपको दिखाएगा -32768। और भी एग्जांपल्स देखिए पहले, फिर आप डिसीजन दीजिएगा रेंज के बाहर जाने पर सी क्या करती है। तो मैंने डाला 32768, कंपाइलर ने इसे बना दिया -32768। देखते चलिएगा, अगर हम डालते 32769 तो कंपाइलर इसे बना देता -32767। अगर हम डालते 32770 तो कंपाइलर इसे बना देता -32766। अगर हम डालते -32769 तो कंपाइलर इसे बना देता 32767। और अगर हम डालते -32770 तो हमें मिलता 32766। राइट? अब आप मुझे बताइए अपन क्या कह सकते हैं, सी क्या करती है जब हम रेंज के बाहर जाते हैं? फटाफट डिसीजन लीजिए, बताइए सी क्या करती है जब प्रोग्रामर रेंज के बाहर जाता है? फॉर्मूला आपको आगे पता चलेगा। अभी आप बताओ क्या हो रहा है, अभी आपको कुछ समझ आ रहा है? सी कुछ सिमेट्री फॉलो कर रही है? यस। जितना आप गौर करिए, ध्यान से देखिए, जितना आप एक एंड से आगे निकल रहे हैं उतना कंपाइलर आपको ऑपोजिट एंड पे रोटेट कर दे रहा है। चेक करिए, आप 32768 दे रहे हैं जो पॉजिटिव लिमिट से एक बड़ा नंबर है, पॉजिटिव लिमिट से एक बड़ा नंबर है, तो आप नेगेटिव लिमिट पे चले जा रहे हैं और बन जा रहा है -32768। आपने पॉजिटिव से दूसरा बड़ा नंबर दिया, दो की छलांग लगाई, 32769 दिया, कंपाइलर ने -32768 को पहला नंबर मानते हुए आपको नेगेटिव रेंज से दो नंबर पीछे कर दिया। कंपाइलर ने -32768 को पहला नंबर मानते हुए आपको नेगेटिव रेंज से दो नंबर पीछे कर दिया और बना दिया, गौर करिए, -32767। आपने पॉजिटिव में तीसरा नंबर पे छलांग लगाई, 32770। कंपाइलर ने नेगेटिव में -32768 से शुरू करके आपको तीसरे नंबर पे भेज दिया और वो है -32766। राइट? और गौर करिए, कंपाइलर खाली पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव में भी बाहर जाने पर आपको इस तरह से रोटेट करके दे रहा है। नेगेटिव में अगर आपने दिया -32769 तो वैल्यू पॉजिटिव में रोटेट होकर बन गई 32767। देखा आपने? नोटिस करा आपने इस बात को? समझ आ रहा है? राइट। तो अपन क्या बोले, सी लैंग्वेज क्या करती है जब आप रेंज के बाहर निकलते हैं? तो सी क्या करती है, एरर देती है कि नहीं? रेंज के बाहर जाने पर सी अपन लोगों को एरर देती है कि नहीं? नहीं देती। यही सबसे बड़ी समस्या है, एरर नहीं देती, वैल्यू को कर देती है रोटेट। यानी इफ वी क्रॉस द लिमिट्स और रेंज set for a data type, then the C language compiler
does not generate an error, but it rotates the value on the opposite end. कंपाइलर वैल्यू को ऑपोजिट एंड पे रोटेट कर देता है जैसे ही आप एक एंड को करते हैं क्रॉस। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये है सी लैंग्वेज में इंटीजर डेटा टाइप की लिमिट। अब अगर आपको लगता है आपके कैलकुलेशन इंटीजर की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए 40,000 50,000 तक आपको नंबर रखना है, तो सी फिर आपको ऑफर करती है इंटीजर में सेकेंड डेटा टाइप। सी फिर आपको ऑफर करती है इंटीजर में सेकेंड डेटा टाइप जिसका नाम होता है अनसाइंड इंटीजर, जिसका नाम होता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट की। अनसाइंड इंटीजर मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट्स की। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए परसेंटेज यू होता है, परसेंटेज डी नहीं होता, यू होता है। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए अनसाइंड का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता होगा? अनसाइंड शब्द का मतलब समझ पा रहे हैं क्या होता होगा? अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, नो नेगेटिव नंबर्स, राइट? तो गेस करिए अनसाइंड में मिनिमम वैल्यू कितनी होती होगी? अनसाइंड डेटा टाइप मिनिमम वैल्यू कितनी रख पाती होगी? वेरी गुड, अनसाइंड की मिनिमम वैल्यू है 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिए, साइन हटाकर आपको मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करें साइन हटाकर तो बनता है 65,535, 65,535। समझ आया? चलें आगे, राइट? देन वी हैव थर्ड डेटा टाइप इन सी। ठीक है, अब इसमें भी एक बात याद रखिए, ये जो लिमिट है 0 to 65535, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? जल्दी, अगर हमने अनसाइंड इंटीजर की लिमिट को क्रॉस करा तो क्या लगता है आपको सी क्या करेगी? मैंने ए के अंदर डाला 65536, क्या होगा जब मैं प्रिंट करूंगा? तो वेरी गुड, 0 मिलेगा। और अगर मैंने अनसाइंड इंटीजर लिया और वैल्यू डाली -1 तो क्या होगा? परसेंटेज यू से प्रिंट होगा, सॉरी। क्या होगा बताइए? गुड, तो मिलेगा अपन को -1 की जगह पर 65535। समझ आ रहा है? तो कंपाइलर अनसाइंड इंटीजर पे भी बिना झिझक बिना सोचे रोटेशन कर देगा। आप जितना ऑपोजिट एंड पे बाहर जाएंगे उतना नेगेटिव एंड पे, और जितना 0 पे बाहर जाएंगे उतना 65535 पे रोटेट हो जाएंगे। शैला, इस तरह से सी का कंपाइलर डिजाइंड है कि वो एरर नहीं देता। ये तो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज। आप जावा में ये काम करेंगे तो एरर आएगी, बट सी में नहीं आती। सी का कंपाइलर इसे प्रोग्रामर की गलती मानकर जितना लिमिट में आ सकता है उतना डेटा रख लेता है, बाकी डिस्कार्ड कर देता है।
क्लियर? डन, चलें आगे। श्रेयांश, आप ज्वाइन विद ऑडियो ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है तो। यस गौरव, बिल्कुल 4 बाइट का डेटा अगर होगा तो हर बाइट का अलग एड्रेस होगा। ओके, चलिए, तो ये हुई अनसाइंड इंट के बारे में बात। अब अगर आपको लगता है 65535 की लिमिट भी आपके लिए कम है, आपको 1 लाख 2 लाख यहां तक के नंबर्स रखने हैं, तो फिर सी आपको सेकेंड थर्ड डेटा टाइप देती है जिसका नाम है लॉन्ग इंटीजर। गौर करिएगा, लॉन्ग इंटीजर, सॉरी, अनसाइंड इंटीजर की साइज 2 बाइट ही है। मैंने 4 बाइट गलत लिख दिया था, उसे अपडेट कर रहा हूं। अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट का ही है। 2 बाइट का टीसी में याद रखिएगा, है ना, और जीसीसी में 4 बाइट का होता है। ठीक, अब आते हैं लॉन्ग इंटीजर पे। लॉन्ग इंटीजर की जो साइज होती है दैट इज ऑफ 4 बाइट। लॉन्ग इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर लॉन्ग इंटीजर के लिए छोटा एल छोटा डी होता है, छोटा एल छोटा डी होता है। और जो लिमिट होती है वो होती है -2 147 483 648 से लेकर 2 147 483 647 तक। गौर करिएगा, जो लॉन्ग इंटीजर है उसकी लिमिट लिखी है मैंने -2 147 483 648, यहां से लेकर 2 147 483 647 तक। समझ आ रहा है? और साइज कितनी है इसकी? मेमोरी में जगह कितनी ले रहा है ये? इतने सारे स्टूडेंट्स है क्लासरूम में, जवाब मुझे सिर्फ 4-5 बच्चे दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज इंटरैक्ट। जो मुझे समझ में नहीं आएगा, आप तक बात कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक, और अगर हम इस रेंज के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इस रेंज के बाहर जाएंगे तो क्या होगा? एज एक्सपेक्टेड कंपाइलर वैल्यू को रोटेट कर देगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है आपके लिए ये लिमिट भी कम है, इससे भी बड़ी वैल्यू आपको रखनी है, तो फिर सी आपको इंटीजर फैमिली की सबसे बड़ी डेटा टाइप देती है जिसका नाम होता है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर मेमोरी में जगह लेता है 4 बाइट की। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके लिए होता है %LU, छोटा एल छोटा यू। और आप रेंज बताइए कितनी होगी? रेंज बताइए कितनी होगी? मैंने आपको तरीका बताया रेंज का। अनसाइंड के लिए मिनिमम 0 और मैक्सिमम सम हो जाएगी ऊपर वाले दोनों नंबरों का, वो आएगा 4294967 295। क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताएं सी लैंग्वेज में
सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इंटीजर इंटीजर, डेटा टाइप नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं, वैल्यू। सी में सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी है? ये नहीं है। सी में गौर कीजिए, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू ये है, करेक्ट? दिस इज द मिनिमम इंटीजर विच सी कैन अंडरस्टैंड, ओके? और सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू जो सी के कंपाइलर को समझ में आती है वो ये है। एवरीवन इज गेटिंग दिस? सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू -214748368 है। -32768 सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, उससे भी छोटे नंबर्स आप रख सकते हैं, राइट? और सबसे बड़ा नंबर जो सी के इंटीजर्स में रखा जा सकता है वो है 4294967295। अब अगर आपको लगता है आपको इससे भी आगे जाना है या नेगेटिव में और कम जाना है, तो फिर आपको इंटीजर छोड़कर शिफ्ट होना पड़ता है फ्लोट डेटा टाइप के पास। फ्लोट की रेंज आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा है। फ्लोट 3 वेराइटीज में आते हैं और इन 3 में जो सबसे छोटा होता है, मैं आपको उसकी रेंज बता रहा हूं। जो सबसे छोटा होता है वो फ्लोट होता है और उसकी रेंज होती है -3.4 इंटू 10⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻38 तक, राइट? अब आप सोचिए, आपको आपके लिए इतनी लिमिट सफिशिएंट है? इससे ज्यादा तो कैलकुलेशंस आप कभी नहीं करेंगे ना। आप जो भी कोड लिखेंगे वो इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। बट अगर आपको लगता है अगर गए तो गौर कीजिएगा, मैंने कहा है फ्लोट में 3 वेराइटीज हैं, उन 3 में सबसे छोटा है। अभी हमारे पास 2 वेराइटीज और हैं जो इससे भी बड़ी रेंज को करते हैं सपोर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटीजर्स में याद रखें, हम इस नंबर से बड़ा नंबर और इस नंबर से छोटा नंबर इंटीजर में नहीं रख सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ूं? शैल आई प्रोसीड? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पे, सबसे टिपिकल डेटा टाइप पे। अगर आप लाइफ में पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो मैं इनिशियल 5 मिनट बोलूंगा बातें आपसे, वो बातें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आज का लेक्चर खत्म होगा, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप ट्यूसडे के लेक्चर में आएंगे। तो थोड़ा ब्रॉड माइंड से मेरा अगला पॉइंट, अगली डेटा टाइप का डिस्कशन सुनिएगा, है ना? मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ देर के लिए आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, आप डाउट में आ जाएंगे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? बट ऐसा है सी लैंग्वेज में। जो मैं कह रहा हूं वो गौर से सुनिए रिगार्डिंग द नेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है? अगली डेटा टाइप जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टर। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टर। कॉलम सेम 4 बना रहा हूं मैं। डेटा टाइप का नाम, साइज, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फाइनली रेंज, ठीक है? सबसे पहली बात कैरेक्टर के बारे में ध्यान दीजिएगा, मेरी पहली ही बात आपको कंफ्यूज करेगी और ये कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होगा। कैरेक्टर में सी हमें 2 ऑप्शंस देती है। एक का नाम होता है साइंड कैर, ठीक, या आप इसी को कैर भी कह सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन सी हमें देती है कैरेक्टर डेटा टाइप में, गौर कीजिएगा, उसका नाम होता है अनसाइंड कैर। कैर में एक ऑप्शन है कि हम लोग यूज कर लें साइंड कैर और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग यूज कर लें अनसाइंड कैर। अब मेरा ये पॉइंट आपको जरूर कंफ्यूज करेगा। आप जरूर दिमाग में सोचेंगे कि सर साइंड का मतलब तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, कैरेक्टर में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कैरेक्टर का तो मतलब सीधे ABCD होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं गौर से सुनिए, धीरे धीरे ये डाउट दूर होगा, ठीक है? सी में ऐसा है, कैरेक्टर भी साइंड अनसाइंड होते हैं।
देन साइज दोनों की होती है मेमोरी में एक एक बाइट की। तो नेक्स्ट डेटा टाइप, नेक्स्ट आपके दिमाग में क्वेरी आएगी, जब दोनों एक ही बाइट के हैं तो कंपाइलर इनका डिफरेंस कैसे निकालेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस कैसे निकालता है। देन इनका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो आपको रेंज सुनकर होगा। जो साइंड कैरेक्टर की रेंज है वो है -128 से 127, -128 से 127, और अनसाइंड की रेंज है 0 से लेकर 255 तक। अनसाइंड की रेंज है 0 से लेकर 255 तक। समझ आ रहा है? अब आपको ये पॉइंट कंफ्यूज करेगा कि डेटा टाइप बताई जा रही है कैर के टर्म्स में और रेंज बताई जा रही है इंटीजर के टर्म्स में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि डेटा टाइप कैरेक्टर है और रेंज इंटीजर में बोली जा रही है? ठीक है, तो आप सुनिए, इससे रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सचिन सर, सर एक मिनट बात कर लूं मैं थोड़ा सा? हाँ कर लीजिए। चलिए, एक चीज ध्यान दीजिए सब लोग। आप लोग ने जिनने फीस पे कर दी है अच्छी बात है, जिनने फीस पे नहीं की है वो याद से पे कर दीजिए, क्योंकि मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ जाएगा, फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी फिर एक्सेस करने में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि आप लोग याद से अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए, जो भी ड्यूज है जो भी क्लियर कर दीजिए, और जो प्रॉब्लम है वो बात कर लीजिए, नहीं तो फिर डिनाई कर देंगे वहां से वो आपको ऑनलाइन एक्सेस। फिर आप लोग फिर बोलोगे फिर, और जो लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले हैं उन लोग को भी प्रोसेस होता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपको डिनाई भी करेंगे तो वापस से अप्रूवल भी मिल जाएगा आप लोगों को। लाइफ टाइम वालों की बात नहीं हो रही है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। वो थोड़ा सा प्रोसेस चलती है, क्योंकि हम लोग को भी चेक करना पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स लीगल हैं कितने अनलीगल हैं, इसलिए वो प्रोसेस होती है। इसलिए लाइफ टाइम वाले बिल्कुल टेंशन ना करें, लिस्ट में पास है सबकी, वो उसमें मेंशन है तो उनको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन प्रोसेस होती है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। आप लोग की नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी, उससे पहले सबको अप्रूवल हो जाएगा सबका। लेकिन जिनकी फीस कंप्लीट नहीं है उनको कल से ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए याद से अपने ड्यूज कल तक क्लियर कर दीजिए। जो कंप्लीट नहीं भी कर सकते हैं वो कम से कम 50% पे कर दीजिए, बाकी आप 50% 10-15 दिन बाद भी दे सकते हैं। लेकिन याद से अपना जो भी कुछ मैटर है वो कल शॉर्ट आउट कर लीजिए, कल संडे भी है, नहीं तो बाद में फिर क्या होता है कि बाकी क्लासेस चलती रहती हैं और फिर डिस्टर्ब होता रहता है। तो इसलिए कल अपने डाउट्स, जो भी ड्यूज हैं जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर लीजिए आप लोग। थैंक यू सर। ठीक सर, कंटिन्यू कर लीजिए। चलिए बढ़े आगे। अब तो अब हम बात करते हैं डेटा टाइप अगर कैरेक्टर है तो रेंज कैसे प्रिस्क्राइब करी जा रही है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर। ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये रेंज इंटीजर्स में आ रही है। तो जिन लोगों को आइडिया है, मैं अब बात करने जा रहा हूं प्रोग्रामिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है आस्की कोड्स। सुना है आपने ये वर्ड? हैव यू हर्ड दिस? गुड। जिन्होंने सुना है नो प्रॉब्लम, जिन्होंने नहीं सुना है और आप पहली बार सुन रहे हैं, पूरी कंसंट्रेशन रखिएगा स्क्रीन पे। आखिरी के 15 मिनट बहुत क्रूशियल हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक, सुनिए ध्यान से। हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं, हाउ वैल्यूज आर स्टोर्ड इन मेमोरी। हाउ वैल्यूज आर स्टोर्ड इन मेमोरी। कोई भी वैल्यू एक्चुअल में मेमोरी में स्टोर कैसे होती है। तो अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक डेमो लेते हैं। इमेजिन करिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है n, और मैंने n के अंदर 25 डाला। क्या आप मुझे इन दो लाइनों का एग्जैक्ट मेमोरी डायग्राम दे सकते हैं? जल्दी बताइए। सबसे पहले बताइए इन 10 के कारण रैम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी। इन 10 के कारण मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड, एक n नाम का वेरिएबल बनेगा जो 2 बाइट का होगा। शाबाश। अब बताइए जब मैं कहूंगा n इक्वल टू 25 तो n में क्या जाएगा? n में क्या जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत। आपको मैंने 3 दिन पहले कहा था, आप जो वैल्यू डालेंगे मेमोरी में वो वैल्यू नहीं जाएगी, मेमोरी में उसका बाइनरी जाएगा।
सो एक्चुअल में 25 नहीं गया है, 25 का बाइनरी गया है। समझ आ रहा है? आपको आता है 25 का बाइनरी निकालना? 25 का बाइनरी निकालना आता है? राइट। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, राइट। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, राइट। मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं। 2 3 जा 6, 0, एंड फाइनली वी गॉट 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो कितना हुआ 25 का बाइनरी? 25 का बाइनरी कितना हुआ? 25 का बाइनरी हुआ 1110001। ये वैल्यू है जो एक्चुअल में यहां पर स्टोर होगी। समझ आया? तो आगे बढ़ने से पहले एक बात दिमाग में अच्छे से फिट कर ले, मेमोरी में 25 100 120 ये सब नहीं जाते, मेमोरी में हर वैल्यू का हमेशा जाता है बाइनरी फॉर्म। एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? सब लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं? ठीक। आप सपोज करिए हम सेम काम करते हैं फॉर कैरेक्टर। सपोज कीजिए हम ये सेम काम करते हैं फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर का मैं एक वेरिएबल लेता हूं, इमेजिन करिए, और मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा अपनी तरफ से ग्रेड। ठीक, बताइए ग्रेड मेमोरी में कितने बाइट्स का होगा? जल्दी बताइए, ग्रेड मेमोरी में कितने बाइट्स का होगा? वेरी गुड, 1 बाइट का। 4 बाइट का कैसे हो जाएगा ऋत्विक? कैसी बातें कर रहे हो? 4 बाइट का कहां से दिखने लग गया ग्रेड आपको? ग्रेड विल बी जस्ट ऑफ 1 बाइट। अब सुनिए अगला जरूरी पॉइंट, ध्यान से अगला जरूरी पॉइंट सुनिए। अब मैं आपसे कहता हूं आप ग्रेड के अंदर मुझे ए असाइन करके दीजिए। आप ग्रेड के अंदर मुझे ए असाइन करके दीजिए। तो स्कैनएफ लगेगा कि असाइनमेंट लगेगा? स्कैनएफ लगेगा कि असाइनमेंट लगेगा? अगर मैं आपको असाइन करने को कह रहा हूं, असाइनमेंट लगेगा। स्कैनएफ से तो हम इनपुट लेते हैं, मैं इनपुट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप ग्रेड के अंदर मुझे ए असाइन करके दिखाइए। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम प्रोग्रामर किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू डालते हैं, जब हम प्रोग्रामर किसी कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू डालते हैं, तो याद रखिएगा उस वैल्यू के दोनों तरफ सिंगल कोट लगाते हैं। इस वैल्यू के दोनों तरफ सिंगल कोट लगाते हैं। गौर करिए, अगर आपको लगता है सर हम ऐसे नहीं लिख सकते, ग्रेड इक्वल टू ए, तो नहीं लिख सकते, गलत है ये। क्यों गलत है? अगले वीक पता चलेगा आपको। अभी बस इतना सुन लीजिए, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू डालनी है, तो कंडीशन है, शर्त है, वैल्यू के दोनों तरफ सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे। ओके? अब अगर आपसे कोई पूछता है सिंगल कोट का जो ए तुमने लिखा है ये सी लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, तो ये सिंगल कोट वाला ए याद रखिएगा सी की दुनिया में कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ये जो सिंगल कोट वाला ए आप देख रहे हैं, ये सी की दुनिया में कैरेक्टर नहीं कहलाएगा चंद्रकांत, कैरेक्टर कांस्टेंट। वर्ड ध्यान से याद रखिएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। ऐसे ही मैं अगर पूछूंगा ये 25 क्या है, तो आप बोलोगे ये सी में कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट। वो 25 है इंटीजर कांस्टेंट, और ये जो सिंगल कोट में ए आप देख रहे हैं ये कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक, अब आप मुझे बताइए मेमोरी में ए जाएगा कि बाइनरी जाएगा? मेमोरी में ए जाएगा कि बाइनरी जाएगा? बाइनरी जाएगा। इस लाइन को भूलना मत, एवरी वैल्यू, इस लाइन को भूलिएगा मत, एवरी वैल्यू when stored in RAM has to be converted to its binary equivalent, आ रही है मेरी बात समझ में? हर वैल्यू जब मेमोरी में जाएगी
तो अपने बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट की जाएगी। उसी लिए तो आ रहा हूं गौरव, बस 5 मिनट वेट करो। आप सोचिए कंपाइलर के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या है कि ए का बाइनरी कैसे बनाया जाए। क्योंकि दिमाग लगाइए, बाइनरी के लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना, बाइनरी के लिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना। चंद्रकांत, नहीं डाल सकते बाइनरी, हम बाइनरी डायरेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। अब सवाल आता है अपन ए का बाइनरी कैसे जनरेट करेंगे, क्या तरीका है कि ए का बाइनरी जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज ये अलाउ नहीं करती, लैंग्वेज में अलाउड नहीं है कि आप बाइनरी डालें। समझ आ रहा है? कुछ चीजें तो लैंग्वेज परमिट करेगी तभी कर पाएंगे ना अपन। कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा कि आप बाइनरी दे रहे हैं, कंपाइलर आपकी वैल्यू को बाइनरी नहीं देखता, ठीक है। चलिए आगे सुनिए। तो अब कंपाइलर को यह कंफ्यूजन होगा कि वो मेमोरी में ए कैसे पहुंचाए, क्योंकि ए तो अपने आप में कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो दुनिया के जितने भी कंपाइलर्स हैं, हर कंपाइलर के पास, याद रखिएगा, एक इंटरनल टेबल है। हर कंपाइलर के पास, याद रखिएगा, एक इंटरनल टेबल है। करेक्ट? कंपाइलर के पास एक अंदरूनी टेबल है। उस टेबल के अंदर कंपाइलर ने हर कैरेक्टर कांस्टेंट का एक करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक कोड रखा हुआ है, एक करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक कोड रखा हुआ है। और जहां तक ए की बात है, ए का जो करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक कोड है वो कंपाइलर्स के अंदर 65 सेट है। ए का न्यूमेरिक कोड 65 सेट है। ऐसे ही गेस करिए, अगर ए 65 है तो बी कितना होगा? वेरी गुड, बी होगा 66। और ऐसे चलते चलिए आप जेड तक, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। करेक्ट? क्यों 90 हो जाएगा? क्योंकि कैपिटल लेटर्स 26 होते हैं, तो 65 से 90 26 नंबर हो गए, ठीक है। आप बताइए, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है क्या? सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस। तो अगर आपने स्मॉल ए लिया, अगर आपने स्मॉल ए लिया तो उसका न्यूमेरिक नंबर 97 है। और यहां से स्मॉल जेड तक अगर आप पहुंचे तो न्यूमेरिक नंबर 122 होता है। तो न्यूमेरिक नंबर 122 होता है, राइट। अब जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो है कैरेक्टर कांस्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं वो इनके कहलाएंगे आस्की कोड्स, वो इनके कहलाएंगे आस्की कोड। तो जब भी कंपाइलर आपको इनमें से कोई कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करता हुआ देखेगा तो वो उनकी जगह इन नंबरों को कंसिडर करके इनके थ्रू जनरेट करेगा इनका बाइनरी वर्जन। फिर सुन लीजिए, जब भी कंपाइलर आपको प्रोग्राम में ए लिखता हुआ देखेगा वो हमेशा ए को रिप्लेस कर देगा 65 से। जैसे आपने अपने मैथ्स के बेसिक्स में सीखा होगा, अगर ये सिंबल दिखे तो इसकी जगह हम क्या करते हैं? मैथ्स ने आपको सिखाया ना कि आपको अगर ये सिंबल दिखे तो इसे 3.14 मान लो, है ना। बिल्कुल ऐसे सी ने सिखाया कंपाइलर को कि अगर ये ए दिखे तो इसको 65 मान लो। तो जैसे पाई की न्यूमेरिक वैल्यू ये है, ऐसे कैरेक्टर कांस्टेंट ए की न्यूमेरिक वैल्यू 65 है। समझ आया? और ये 65 क्या कहलाएगा? ये 65 क्या कहलाएगा? ए का ASCII code. Okay, now comes the full form. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. That is the full form of the word ASCII. समझ आया? ठीक है, अब वापस लौटिए अपनी प्रॉब्लम पे। कंपाइलर प्रोग्रामर से थोड़ी 0-1 लेता है साक्षी। आपसे किसने कहा कि कंपाइलर प्रोग्रामर से 0-1 लेता है?
कंपाइलर प्रोग्रामर से नॉर्मल स्टेटमेंट्स लेकर उन्हें 0-1 में कन्वर्ट करता है। किसने कहा कि कंपाइलर 0-1 समझता है? किसने आपसे ये कहा? कहां पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट? मैंने तो नहीं पढ़ाया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि कंपाइलर 0-1 समझता है। आप कंफ्यूज्ड हैं। इनिशियल लेक्चर्स रिवाइज कीजिए अच्छे से। कंपाइलर आपसे सोर्स कोड लेता है और उसे 0-1 में कन्वर्ट करता है ना? कंफ्यूजन दूर करिए इस बात का। ऑपरेटिंग सिस्टम को 0-1 चाहिए, सीपीयू को 0-1 चाहिए, कंपाइलर को 0-1 नहीं चाहिए। और वरना इतने दिन से प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है साक्षी? बैच स्टार्ट हुए 10-15 दिन हो गए हैं, आज तक 0-1 में कोई कोड लिखा अपन ने क्या? फिर इतने दिन से कैसे काम चल रहा था? चलिए आप समझिए ध्यान से। तो जैसे ही कंपाइलर देखेगा आपने ग्रेड के अंदर सिंगल कोट में ए डाला है, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस ए की जगह उसे लेकर आना है इसका करस्पॉन्डिंग आस्की। एक बार फिर बताइए कितना आस्की है इसका? एक बार फिर बताइए कितना है इसका आस्की? 65। और अब मेमोरी के अंदर कंपाइलर ले जाकर स्टोर करेगा इस 65 का बाइनरी वर्जन, यानी हर कैरेक्टर कांस्टेंट का करस्पॉन्डिंग इंटीजर वर्जन उसका आस्की होता है और उस इंटीजर का कंपाइलर फर्दर मेमोरी में डालता है बाइनरी वर्जन। ठीक, मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूं। हर कैरेक्टर कांस्टेंट का करस्पॉन्डिंग इंटीजर वर्जन आस्की नंबर होता है और इस आस्की का कंपाइलर मेमोरी में डालता है बाइनरी। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए मैंने प्रिंटएफ लिखा बिल्कुल रोज की तरह और मैंने कहा प्रिंटएफ %c, ग्रेड। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इस प्रिंटएफ का मतलब समझाओ मुझे, इस प्रिंटएफ का मुझे मतलब समझाओ, तो आप मुझे बोलोगे %c का मतलब होता है हमें कैरेक्टर देखना है। हाँ कि ना? जल्दी बोलिए। %c का मतलब होता है हमें कैरेक्टर देखना है। यस और नो? यस, राइट। अब मुझे बताइए मेमोरी में कैरेक्टर है कि आस्की है? मेमोरी में कैरेक्टर गया है कि आस्की गई है? और मैं कहूं कुछ भी नहीं गया है तो? ना कैरेक्टर गया है ना आस्की गया है, मेमोरी में बाइनरी गया है। ना आस्की गई है ना कैरेक्टर गया है, मेमोरी में बाइनरी पड़ा है। अब कंपाइलर सोचेगा इस बाइनरी का कैरेक्टर कैसे बनाया जाए, तो कंपाइलर पहले इस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा इसके आस्की में। समझ आ रहा है? कंपाइलर बाइनरी का इंटीजर बनाएगा। आपको आता है बाइनरी का इंटीजर बनाना? आता है। और कंपाइलर अब अपनी इस टेबल को रिवर्स चेक करेगा, रिवर्स चेक करेगा। तो टेबल बताएगी अगर 65 आस्की है तो इसका कैरेक्टर बनता है ए, इसका कैरेक्टर बनता है ए, और तब जाकर कहीं कंपाइलर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा ए, तब जाकर कंपाइलर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा ए। इसका मतलब दिमाग लगाइए, हर कैरेक्टर मेमोरी में जाते और आते वक्त 2 बार कन्वर्ट होता है, मानते हैं? टोटल 4 बार कन्वर्ट होता है, मानते हैं? 4 बार कन्वर्ट होता है। कैरेक्टर से आस्की, आस्की से बाइनरी, रिट्रीव करते वक्त बाइनरी से आस्की, आस्की से कैरेक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए कंप्यूटर साइंस में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करा जाता है एज इंटीजर्स, क्योंकि इंटरनली उनका भी स्टोर होना होता है बाइनरी, और बाइनरी तब तक नहीं बन सकता जब तक इंटीजर वैल्यू ना आए। बताइए सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, एक बार फिर बताइए कैरेक्टर ए का आस्की कितना है?
कैरेक्टर कांस्टेंट ए का आस्की कितना है? वेरी गुड। अब बात आती है इस बात का प्रूफ क्या है, इस बात को साबित कैसे करेंगे कि कैरेक्टर ए का आस्की 65 है। तो सुनिए ध्यान से एक अच्छी बात, आप सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ भी परसेंटेज डी लगा सकते हैं, परसेंटेज डी लगा सकते हैं। कल तक हम परसेंटेज डी को किसके साथ यूज करते थे? कल तक हम परसेंटेज डी को किसके साथ यूज करते थे? जल्दी। वेरी गुड। अब आज एक और नई चीज सीखिए, आप परसेंटेज डी को कैरेक्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट? ये मत सोचिएगा कि सर आपने तो बताया था हर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है और मिक्स करेंगे तो आउटपुट गार्बेज आता है, नॉनसेंस आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन कैरेक्टर के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, कैरेक्टर के लिए स्पेशल छूट है कंपाइलर की तरफ से, क्योंकि हर कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर में कन्वर्ट होता है। तो कैरेक्टर के लिए दोनों स्पेसिफायर चलते हैं, परसेंटेज सी भी चलता है और परसेंटेज डी भी चलता है। परसेंटेज सी से क्या मिलेगा? एवरीवन प्लीज टाइप योर आंसर। परसेंटेज सी से क्या मिलेगा? वेरी गुड। परसेंटेज सी से कैरेक्टर का कैरेक्टर फॉर्म मिलेगा, और परसेंटेज डी से क्या मिलेगा बताओ? परसेंटेज डी से कैरेक्टर की मिलेगी करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू, जो हमारे इस एग्जाम्पल में है 65। समझ आया? क्लियर हुआ? राइट। अब आपका टास्क दे रहा हूं, आपका होमवर्क दे रहा हूं, जो आपको करके लाना है ट्यूसडे। जब ट्यूसडे आए तो ये कोड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? आपका फर्स्ट असाइनमेंट। अभी तक आपको कभी असाइनमेंट नहीं मिला, आज से असाइनमेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो आपका फर्स्ट असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर and display it along with its corresponding ASCII value. Display it along with its corresponding ASCII value. ये आउटपुट चाहिए हमें, लिखा हुआ आना चाहिए। सबसे पहले एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है? मान लीजिए मैंने टाइप करा बी, तो क्या आना चाहिए जवाब? कितना है बी का आस्की? वेरी गुड। कैरेक्टर इज बी और फिर लिखा हुआ आना चाहिए इट्स आस्की इज 66, ठीक है? ऐसे ही गेस करिए, अगर एज अ यूजर मैंने आपको इनपुट में स्मॉल z दिया तो आंसर आना चाहिए कैरेक्टर इज z, आस्की कितना? 122, 222 नहीं, 122, ठीक है? अब मुझे बताइए, ये प्रोग्राम बनाने के लिए क्या मुझे आस्कीज की रेंज याद रखनी पड़ेगी? क्या इस प्रोग्राम के लिए आस्कीज रटने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा किसका आस्की क्या है? नहीं, ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 बार प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, एक बार परसेंटेज सी से और एक बार परसेंटेज डी से। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? गुड। और वेरिएबल कितने लगेंगे? सिर्फ एक लगेगा, 2 नहीं लगेंगे, सिर्फ एक लगेगा। प्रिंट उसे 2 बार करेंगे, एक ही वेरिएबल होगा, प्रिंटिंग 2 बार होगी। क्लियर? समझ आ रहा है? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। दिस इज पेज नंबर 1। ले लें तो डन लिखिएगा। पेज नंबर 2, बिल्कुल कराएंगे चंद्रकांत, 65 से ए भी कराएंगे प्रिंट।
आराम से अभी 2 दिन पढ़ो पहले चैप्टर, फिर डाउट सॉल्व करूंगा मैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें प्रणय, मुझे व्हाट्सएप कर दें या ग्रुप में डाल दें। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दे रहा हूं मैं आपको नंबर। हो गया? पेज नंबर 5 इज दिस। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल कर दें प्रणय, वो भी चलेगा, या टेलीग्राम के ग्रुप पे कर दें। पेज नंबर 6। मैं व्हाट्सएप नंबर कर रहा हूं शेयर, 2 मिनट रुक जाइए बस, स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। पेज नंबर 7 हो गया। पेज नंबर 8 क्लियर? This is the WhatsApp number. This is my number. और अगर आपको परमजीत सर का नंबर चाहिए हो, इन केस आपको उनसे कम्युनिकेट करना हो कुछ, तो ये उनका नंबर है। ओके? डन? चलिए मिलते हैं ट्यूसडे, आइए। ठीक है, कैरेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ट्यूसडे भी हम कैरेक्टर पे ही बात करेंगे, ठीक? उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।